डोईवाला में अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा वार। 147 पेटी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 7 लाख की अवैध शराब जब्त, लोडर वाहन सीज। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। सभी सीटों पर BLA 1 नियुक्त। 11,733 बूथों पर BLA 2 नियुक्त। अमित अंतिम चरण में। सांसद बालूनी ने निर्जन गांव पातली में की अहम अपील। गांव को आबाद रखने के लिए उत्सव मनाने की दी सलाह। बोले, छोटे उत्सव से गांव की परंपरा और जीवन बचाएं। शंकराचार्य विवाद के बीच बद्रीनाथ का बड़ा धार्मिक संकेत। गाड़ू घड़ा यात्रा में शामिल होने का न्योता। 40 दिन के अल्टीमेटम के बीच बद्रीनाथ धाम ने शंकराचार्य को भेजा न्योता। पद पर वैधता का संदेश। मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से की शिष्टाचार भेंट। चावल भेंट किया। मुलाकात में आपसी सम्मान और सद्भाव का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बता दें, डोईवाला में दून पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लोडर वाहन से शराब की तस्करी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर भारी मात्रा में अवैध शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। सभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 143 पेटी शराब बरामद की है, जिसमें से 15 पेटी अंग्रेजी शराब और 128 पेटी देसी शराब शामिल है। बता दें कि पुलिस के अनुसार बरामद की गई शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर शराब की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे लोडर वाहन को भी पुलिस ने मौके पर ही सीज कर दिया है। यह पूरी कार्रवाई ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत की गई है। बता दें, पुलिस का साफ कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। बता दें, कांग्रेस संगठन महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों के लिए BLA 1 की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। वहीं इसके साथ ही पोलिंग बूथ स्तर पर BLA 2 को नियुक्ति का काम भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। वहीं राजेंद्र भंडारी ने बताया कि उत्तराखंड में कुल 11,733 पोलिंग बूथ हैं और इन सभी बूथों पर BLA 2 की नियुक्ति की प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद संगठन की ओर से हर 5 पोलिंग बूथ को मिलाकर एक सेक्टर बनाया जाएगा। प्रत्येक सेक्टर में करीब 10 लोगों की टीम तैनात की जाएगी, जो चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगी। इधर कांग्रेस का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद संगठन को मजबूत करना और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है और जनता की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके समाधान की दिशा में काम करने का दावा कर रही है। संगठन की तरफ से क्या कुछ तैयारी अब 27 वोट ने दी है? देखिए, संगठन के मामले में हम काफी प्रोग्रेस में हैं। हमने सबसे पहले BLA 1 जो पूरे प्रदेश में हर विधानसभा से एक बनना था, BLA 1 तैयार की। 70 के 70 विधानसभा में हमने एक BLA 1 तैयार करके, और अब हम जो है BLA 2 जो है, जो प्रत्येक बूथ से एक BLA 2 तैयार होना था, वो लगभग जो है हम 90% जो है पूर्ण कर चुके हैं। 11,733 पोलिंग बूथ इस प्रदेश में है, जिसमें हम लगभग 10,000 पोलिंग बूथ पे जो है अपने BLA 2 हम खड़े कर चुके हैं। आजकल जो चुनाव आयोग में जो है हमारे जो है काफी फॉर्म जमा हो गए हैं, काफी फॉर्म स्क्रूटनी चल रही है और अगले 1 हफ्ते में हम जो है पूरे प्रदेश में लगभग 100% जो है BLA। चलिए, खबर आ रही है अब गढ़वाल से, जहां पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक में स्थित पातली गांव, जो अब लगभग खाली यानी कि निर्जन गांव बन चुका है, वहां गढ़वाल के सांसद अनिल बालूनी पहुंचे हैं।
सांसद बालूनी ने गांव में रह रहे निवासियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हमारे गांव जीवित और आबाद रहे। बालूनी ने ग्रामीणों से खास अपील की कि वे अपने गांव में कम से कम एक लोक पर्व, एक परिवार का जन्मदिन और एक विवाह समारोह जरूर मनाएं। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे उत्सव गांव की संस्कृति और परंपरा को जीवित रखेगा और गांव को फिर से गुलजार बनाएगा। सांसद ने पहाड़ के गांव के कम होते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा की है। उनका कहना था कि अगर पहाड़ के गांव खाली हो गए तो हमारी संस्कृति और परंपरा के साथ साथ देश की सुरक्षा और भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। बालूनी ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे मिलकर काम करें और अपने गांव को आबाद रखने के लिए जिम्मेदारी लें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे छोटे कदम जैसे गांव में उत्सव मनाना और पारिवारिक जश्न मनाना बड़े बदलाव ला सकते हैं और पातली जैसे निर्जन गांव को फिर से बसाया जा सकता है। आज हम पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के पंचूर ग्राम सभा में हैं और यहाँ पर पातली गांव में हैं। ये गांव में लगभग वीरान गांव है। सभी लोग कहीं देहरादून और श्रीनगर और दिल्ली जाके विस्थापित हो चुके हैं। आज एक शुरुआत की है, इन सब लोगों को यहाँ बुला के एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है। अब पूरे गढ़वाल में, पूरी लोकसभा में जहाँ जहाँ गोश्त विलेज होंगे वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ के ग्रामवासियों को बुला के और ये उनसे आग्रह और अपील करेंगे कि अपने गांव में किसी तरह से नाता जोड़ के रखिए। कभी गांव में किसी एक बच्चे का जन्मदिन मनाइए, एक त्यौहार मनाइए। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां प्रयागराज में हाल ही में हुए विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज फिर से सुर्खियों में। बता दें, प्रयागराज से काशी तक पहुंचते ही शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश सरकार को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं और कहा है कि अगर उन्हें पूरा नहीं किया गया तो आगे कदम उठाएंगे। बता दें, इसी बीच उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, बद्रीनाथ धाम के पुजारियों की प्रमुख पंचायत ने शंकराचार्य को गाड़ू घड़ा यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। बता दें कि गाड़ू घड़ा यात्रा बद्रीनाथ धाम की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। पुजारियों की ओर से शंकराचार्य को न्योता भेजना यह दर्शाता है कि वे शंकराचार्य पद पर वैध और सम्मानित हैं। यह धार्मिक संकेत राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार 40 दिन के अल्टीमेटम पर क्या रुख अपनाती है और इसका असर क्या होता है। जय श्री बद्र विशाल। भारत के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम के रूप में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर खुलेंगे। बसंत पंचमी के धार्मिक पावन पर्व पर नरेंद्रनगर स्थित टीली नरेश के राज दरबार में भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के साथ ही भगवान बद्री विशाल की नित्य प्रति महाभिषेक पूजा में प्रयुक्त होने वाले तिलों के तेल को पिरो करके गाड़ू घड़ा में रखने की तिथि भी घोषित हुई है। वह तिथि 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ भगवान का गाड़ू घड़ा तेल कलश में तेल पिरो करके भरा जाएगा और 7 अप्रैल को रात्रि तक तेल कलश टीली नरेश राज दरबार के यहाँ से प्रस्थान करके ऋषिकेश श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति के विश्राम गृह में। अब देहरादून से एक खास खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत से उनके देहरादून स्थित डिफेंस कॉलोनी आवास में भेंट की। बता दें, इस भेंट के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने हरीश रावत का कुलश क्षेम जाना और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने हरीश रावत के स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने खास भेंट भी दी। उन्होंने अपने खेत में उगाए गए चावल हरीश रावत को भेंट किए। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि यह भेंट उत्तराखंड की कृषि परंपरा, किसानों की मेहनत और स्थानीय उत्पादकों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हरीश रावत ने इसे स्नेहिल और आत्मीय भेंट के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति में
आपसी सम्मान, सद्भाव और शिष्टाचार का एक सुंदर उदाहरण है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह की भेंट और मुलाकातें न सिर्फ व्यक्तिगत रिश्ते को मजबूत करती है, बल्कि राजनीतिक वातावरण में भी सकारात्मक संदेश देती है। इस भेंट से यह भी संकेत मिलता है कि उत्तराखंड में नेताओं के बीच सहयोग और सम्मान की भावना बनी हुई है। तो यही थी देहरादून के खास खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच हुई शिष्टाचार भेंट ने सबको एक अच्छा संदेश दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खास खबर दिखाते हैं देहरादून के राजपुर रोड से, जहां एक निजी होटल में ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट मोबाइल फोन और कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बता दें, इस कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को स्मार्ट मोबाइल फोन और कृषि यंत्र वितरित किए गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। बता दें, मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और किसानों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामोत्थान विभाग इस काम में अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है और लखपति दीदी योजना में भी आगे है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति हमारी प्रदेश की पहचान है। मंत्री ने यह भी बताया कि महिलाओं के काम को आसान बनाने के लिए न्यूनीकरण उपकरण भी बांटे गए हैं। इसके कारण उनका समय बचेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इधर गणेश जोशी ने बताया कि पशुपालन महिलाओं को दिए गए स्मार्ट मोबाइल फोन के जरिए अब वह 24 घंटे पशुधन की स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगी। चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, जिसे विभाग मेरे पास है, लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। किस प्रकार से हमारी महिलाओं का श्रम का बोझ कम हो। आज हमने श्रम न्यूनीकरण किट व स्मार्टफोन यहां पर वितरित किए हैं, जिससे उनका श्रम कम लगेगा, टाइम की बचत होगी। वहीं स्मार्टफोन के माध्यम से आज हर चीज का डिजिटल हो रखा है, हर चीज ऑनलाइन है। जो हमारी पशु सखी बहनें उनको हमने वितरित किए हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एक बहन मजबूत होती है, मां मजबूत होती है, तो परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बता दें, राजधानी के रेसकोर्स स्थित चंदन नगर इलाके में शुक्रवार को एक भयावह घटना हुई। यहां सीवर लाइन के निर्माण कार्य के लिए सड़क किनारे रखे गए भारी भरकम पत्थर के नीचे एक मासूम बच्चा दब गया। बता दें, घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग प्रशासन के खिलाफ गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि चंदन नगर में स्मार्ट सिटी या सीवर लाइन प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने सुरक्षा इंतजामों के बिना सड़क किनारे भारी पत्थर और स्लैब रख दिए हैं। शुक्रवार को जब बच्चा उस जगह से गुजर रहा था, तभी एक पत्थर का संतुलन बिगड़ा और वह बच्चे के ऊपर गिर गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पत्थर के नीचे दबते ही बच्चा जोर जोर से रोने और दर्द से कतराने लगा। इधर स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पत्थर हटाकर बच्चों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इधर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बच्चा मलबे के नीचे फंसा और रोता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। बच्चे की हालात गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। प्रशासन इस घटना की जांच फिलहाल कर रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर चक्राता से है, जहां चक्राता क्षेत्र के गमरी गांव में सोमवार को अचानक आग लग गई। यह आग गांव के बीच स्थित देवदार की लकड़ी से बने एक पुराने आवासीय भवन में लगी है। बता दें कि आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा मकान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। उन्होंने साहस दिखाते हुए कड़ी मशक्कत की और आसपास के अन्य मकानों को आग की चपेट में आने से बचाया। अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया गया तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था।
वहीं शुक्र है कि आग लगने के समय पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। किसी प्रकार की जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है। हालांकि मकान में रखा घरेलू सामान, अनाज, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए हैं, जिससे पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। वहीं प्रशासन को घटना की सूचना दे दी गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर है जसपुर से, जहां आज नगर के धर्मशाला मंदिर परिसर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक आयोजित की गई। बता दें, इस बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारी और शहर के तमाम व्यापारी शामिल हैं। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर गहन चर्चा की गई। वहीं विशेष रूप से आगामी ग्रीष्म ऋतु में लो वोल्टेज की समस्या को लेकर चर्चा हुई है। व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया। बैठक में विद्युत विभाग के जसपुर एसडीओ सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुख्य बाजार में विद्युत केबल लाइन बदली जा रही है और ट्रांसफार्मर बढ़ाए जाएंगे, जिससे व्यापारियों को विद्युत संबंधी परेशानियों से राहत मिल सके। इस बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी और अधिकारियों ने उन्हें समाधान करने का भरोसा दिलाया। इस व्यापार मंडल का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि गर्मियों में जो बाजार में लो वोल्टेज होती है और व्यापारी को दिक्कत होती है, उस टाइम जो बहुत भीषण गर्मी होती है और पंखा बहुत धीरे धीरे घूम रहा होता है, वोल्टेज आती है 90-100, उसके लिए हमने एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट की कि बोले इस व्यापारियों को शिकायत है और लगातार कई वर्षों से शिकायत है, इस शिकायत को दूर किया जाए। तो एसडीओ साहब महोदय ने हमसे कहा कि बोले इसके लिए नई केबल लगा देंगे और जहाँ जहाँ खंभों की जरूरत हो खंभे लगा देंगे और इस वोल्टेज नहीं ज्यादा वोल्टेज के लिए एक नया ट्रांसफार्मर भी बाजार के लिए अलग लगाएंगे। अब खबर है नैनीताल से, जहां नगर पालिका की अव्यवस्थाओं और अध्यक्ष के गैर जिम्मेदाराना कार्यों को लेकर आज नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर भाजपा मंडल महामंत्री हरीश राणा ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली को जन विरोधी करार देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राणा ने कहा कि नगर पालिका मुख्यमंत्री और नगर वासियों के अनुरोध के बावजूद मेट्रोपोल के मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण और खेल मैदान में खेल विभाग की गतिविधियों में अवरोध डाल रही है। वहीं हरीश राणा ने यह भी कहा कि नगर पालिका नियोजित भूमि को मनमाने तरीके से लीज और ठेके पे दे रही है, जबकि नजूल भूमि पर अधिकारी प्रदेश सरकार और प्रशासन पर, न कि पालिका का है। वहीं पालिका केवल केयरटेकर की भूमिका निभा सकती है। मंडल महामंत्री ने सचिव और मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नगर के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को पालिका से मुक्त कराया जाए। मुख्यमंत्री जी की दो प्रमुख घोषणाएं नैनीताल के संबंध में हैं। एक तो नैनीताल की जो सबसे प्रमुख समस्या थी पार्किंग की, उसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष प्रयास किए गए। गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर उन्होंने नैनीताल की जो मेट्रोपोल गृह मंत्रालय की संपत्ति है, शत्रु संपत्ति, उसके वहां पर सरफेस पार्किंग जो नैनीताल की सबसे बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए सरफेस पार्किंग के लिए वहां पर पैसा भी मुक्त हो गया है, उसका भूमि पूजन भी हो गया है। उसके बावजूद भी वहां पर जिला प्रशासन काम करे, उससे पूर्व ही वहां पर नगर पालिका ने पुनः कूड़े का अंबार लगा दिया है और अनधिकृत रूप से, गैर कानूनी रूप से वहां पर डंपिंग जोन बना दिया है कूड़े का, जबकि नगर पालिका को इसका कोई अधिकार नहीं है। उसके साथ ही पूर्व में कई सभासदों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था। नगर पालिका द्वारा नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष और माननीय अधिकारी के साथ संज्ञान में विषय होगा, उनके द्वारा एक शत्रु संपत्ति का एक हिस्सा किसी को लीज पर दे दिया गया, किराए पर दे दिया गया, वो भी गैर कानूनी है, उनके पास अधिकार नहीं है शत्रु संपत्ति को देने का। दूसरा विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नैनीताल के जो वर्षों पुराना फ्लैट मैदान था उसमें। अब खबर है ऋषिकेश से, जहां उत्तराखंड सरकार से सुनिश्चित कैरियर प्रनियोजन योजना का शासन देश जारी कर दिया गया है। इस शासन देश के जारी होने पर उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ ने खुशी व्यक्त की और धामी सरकार का आभार जताया। इस मौके पर मंडी समिति के कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संघ के सभी सदस्यों ने अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर को सम्मानित किया
और उनका हौसला अफजाई किया। कहा गया कि डॉक्टर चंद्रशेखर के अथक प्रयासों के कारण ही सरकार ने यह योजना लागू की और कर्मचारियों को लाभान्वित किया। डॉक्टर चंद्रशेखर ने इस अवसर पर कहा कि सभी कर्मचारियों को मेहनत रंग लाई है। उन्होंने बताया कि इस शासन देश को लागू कराने में सभी कर्मचारियों ने अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई है। वहीं संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस योजना के लिए विशेष रूप से धन्यवाद किया और कहा कि कर्मचारियों के हित में यह एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी सदस्यों एवं हमारे सम्मानित सचिवगणों का मैं आज हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं, क्योंकि ये जो हमारा आज एसीपी का लाभ शासनादेश जारी हुआ, उसमें पूरा मंडी समिति के कर्मचारियों का और परिषद के हमारे विभिन्न बोर्ड के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद उनका और विशेषतर हमारे मंडी समिति कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारियों का है। क्योंकि जो आज यहाँ पर मंडी समिति ऋषिकेश में मुझे ये गुलदस्ता माला देकर सम्मानित किया है। अब खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज जनपद स्तरीय निराश्रित गौवंश अनुश्रवण समिति की बैठक की गई। बता दें, बैठक में गौवंश के संरक्षण, भरण पोषण, गौ सदन के सुचारू संचालन और गैर गौदानों की स्थापना पर विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों ने स्वीकृत नवीन गौशालाओं के निर्माण कार्य को तय समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को यह भी कहा गया है कि निर्माण कार्य की नियमित प्रगति की समीक्षा करें। वहीं बैठक में 3 गौदानों को राज्य की मान्यता देने पर भी विचार किया गया है। इसमें शामिल है, जिलाधिकारी ने कहा कि गौदानों को मान्यता देने के लिए भूमि संबंधी अभिलेख, पशु कल्याण बोर्ड की संस्तुति और विभागीय निरीक्षण आख्या जैसी सभी मानकों को पूरा कर प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत किया जाए। सविन बंसल ने गौदानों में रहने वाले पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर टीकाकरण और बीमार या घायल पशुओं के उचित उपचार पर भी जोर दिया। अब खबर है विकासनगर से, जहां डाक पत्थर रोड निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, महिला का आरोप है कि 2 कश्मीरी युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की, मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। महिला ने बताया कि 28 जनवरी को 2 युवक उसकी दुकान पर नमकीन लेने आए। जब महिला ने उनकी बात नहीं समझी और मना किया तो दोनों ने उसके साथ अभद्र इशारा की। विरोध करने पर युवकों ने महिला का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगे। महिला के पति जब बीच बचाव करने आए तो उन पर भी युवकों ने हमला किया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को शांत किया, लेकिन कुछ समय बाद युवकों के अन्य लोगों को बुलाया गया, जिससे माहौल और बिगड़ गया। इस मामले पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। सही तथ्य सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुकान पे 2 युवक आए थे, उन्होंने मेरे से नमकीन मांगी, जिसकी उनकी भाषा में समझ नहीं पाई और उन्होंने मतलब तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी अभद्र भाषा बोली, उन्होंने गंदी लैंग्वेज बोली और गाली दी मुझे। और जब मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ में निशान डाला। ये हाथ में निशान खून के पड़े हुए। उन्होंने इतनी बदतमीजी से मेरा हाथ पकड़ा, तो इस बात में मैं चिल्लाई और इतने में मेरे पति आए पीछे से, तो उन्होंने उन्हें हटाया कि जाओ यहाँ से, पीछे हटो, छोड़ो हाथ। नहीं हटे वो पीछे। उन्होंने कहा तू क्या कर लेगा हमारा,
मैं तो यही कर ही रहूंगा, मैं नहीं जाता यहाँ से। ये लोग कुछ लोग आए हैं, ये अपनी तहरीर कुछ देना चाह रहे हैं। हमारे द्वारा बताया गया है कि जो भी आप देना चाह रहे हो आप दीजिए, उसके अनुसार हमारे विवेचना में उसका पार्ट बनाया जाएगा। फिर विवेचना में उनके पक्ष। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पौराणिक धार्मिक स्थल गंगानी बरकोट में इस साल भी प्रसिद्ध गंगानी वसंतोत्सव मेला आयोजन किया जाएगा। यह मेला 13 फरवरी से 17 फरवरी तक 5 दिनों तक चलेगा। मेले की तैयारियां और आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए बुधवार को गंगानी में जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रमेश चौहान ने कहा कि कुंड की जातार पौराणिक काल से आयोजित होती आ रही है और यह क्षेत्र की धार्मिक आस्था और संस्कृति विरासत का प्रतीक है। उन्होंने सभी विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से सहयोग करने की अपील की। इस बार मेले में स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विद्यालयों के छात्र छात्राओं के रंगारंग कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिता और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा बाबा बोकनाग और अन्य देवी देवताओं की डोलियां भी शामिल होंगी। की जातर वसंत उत्सव 2026 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। 5 दिवसीय ये मेला रहेगा। ये ऐतिहासिक है, पौराणिक है, धार्मिक है और ये दिव्य स्थान है। प्रयागराज से पूर्व गंगनानी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ माँ गंगा और यमुना के आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। यहाँ का अपना महात्म्य है। और ये जो संपूर्ण रवाई क्षेत्र है, रवाई, जौनपुर, जौनसार, ये जो यमुना घाटी की पूरी बेल्ट है, इस क्षेत्र का ये दिव्य धाम है पुरातन समय से। और प्रतिवर्ष ये वसंतोत्सव कुंड की जातर बहुत दिव्य और भव्य रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। इस वर्ष भी जिला पंचायत का सौभाग्य है कि हम इस पर्व को आयोजन करते हैं और इसकी दिव्यता, भव्यता की तैयारियों को लेकर के समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने आज बहुत अच्छी बैठक हुई है। बहुत सारे सुझाव आमंत्रित किए हैं। उन सुझावों पर अमल करते हुए 13 फरवरी से इस गंगनानी धाम में हम वसंतोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं। बसंत मेला कुंड की जातर की आज हमारी पहली बैठक थी, जिसमें हमने पूरे क्षेत्र के लोगों को, गणमान्य लोगों को, प्रतिनिधियों को, सबको यहाँ पर आमंत्रित किया था और सबके सुझाव यहाँ पे लिए गए कि ये मेला जो इसका पौराणिक, इसका जो रूप था वो किस प्रकार से वो वापस आ सकता है और इसको हम किस प्रकार से अच्छा इस मेले को कर सकते हैं। इस पे हमारे सभी लोगों के सुझाव आए हैं और जो भी सुझाव आए हैं हम उसके अनुसार, जो हमारी जनता के जो सुझाव हैं उनके अनुसार हम इस मेले को करेंगे और एक जैसा माघ मेले का जो स्वरूप है उत्तरकाशी का, उस स्वरूप में ही दिखाई देगा। ऐसा हम जो है पूरा जितना हमारे जिला पंचायत परिवार है उसका हम प्रयास करेंगे। अब खबर आ रही है मसूरी से, जहां नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर पर्यावरण मित्रों के अधिकारों के हनन और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। मीरा सकलानी ने बताया कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर पूर्व कार्यालय में बड़ा खेल किया गया, जबकि वर्तमान बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा था। 25 लाख रुपए से अधिक के टेंडर को नियमों के विपरीत ऑफलाइन कराया गया और अपने चहितों को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि किन संस्था ने कागजों में 169 कर्मचारी दिखाए, जबकि असल में सिर्फ 110 कर्मचारी काम कर रहे थे। 59 कर्मचारियों को ना तो ग्राउंड पर देखा गया, ना ही उन्हें ईएसआई और पीएफ का लाभ मिला। मीरा सकलानी ने बताया कि 1 जनवरी को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य अब ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के तहत लॉर्ड शिवा कंपनी को दिया गया है। 7 कंपनियों ने इसमें भाग लिया, किन संस्था ने इसमें भाग नहीं लिया है। इसके बावजूद कर्मचारियों को गुमराह कर हंगामा कराया गया। अभी जो सबसे बड़ा जो इशू था आया था पर्यावरण मित्रों का, 2-3 दिन की हड़ताल पे पर्यावरण मित्र गए थे। कुछ गलतफहमियां क्रिएट की गई थी कुछ लोगों के माध्यम से, तो उसी आधार पे हम लोगों ने फिर अभी परसों जो एक पर्यावरण मित्रों की एक सामूहिक बैठक जो रखी है, उसमें हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं जो कीम के अधीन जो काम करते थे, उनकी एक सामूहिक बैठक रखी गई थी।
मैं आपके माध्यम से एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि पहले ये जो स्वच्छता का जो शहर के अंदर काम था वो कीन संस्था कर रही थी, लेकिन अभी 1 जनवरी से लॉर्ड शिवा नाम की एक कंपनी आई है जिन्होंने ऑनलाइन टेंडर भरा था। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।